सोनम की एक स्मार्ट लड़की अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस लौटी थी। उसने जब गांव के बच्चों को खेतों में काम करते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। इन मासूम बच्चों की तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और ये यहाँ खेतों में काम कर रही है। ये तो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। सोनम उन बच्चों के पास गई और उनसे बोली, हेलो बच्चों, इधर आओ। तुम खेतों में काम क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या? तभी उनमें से चिंटू नाम का एक बच्चा बोला, नहीं दीदी, हमारे गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, इसलिए जमींदार के खेतों में काम करते हैं और अपने माँ बाप की मदद करते हैं। लेकिन अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम में से कोई कलेक्टर या अफसर या फिर नेता बनकर इस गांव में स्कूल खोल सकता है। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम लिली था वो बोली, दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम कलेक्टर या फिर अफसर कैसे बन सकते हैं? बच्चों, पढ़ लिख कर अफसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि तुम में से कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। सोनम बच्चों को ये सब समझा रही थी कि तभी वहीं खड़ा जमींदार का खास आदमी, जो कि जमींदार का मुनीम था, वो सब कुछ सुन रहा था। सोनम को बच्चों को पढ़ने लिखने की सलाह देते देख मुनीम तुरंत भागकर जमींदार गिरधारी लाल के पास पहुंचा और बोला, जमींदार साहब, वो गौतम की बेटी सोनम शहर से पढ़ाई करके गांव वापस आ गई है। अरे तो मैं क्या करूं? उसके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाऊं क्या? लेकिन जमींदार जी, दिक्कत वाली बात ये थी कि सोनम आपके खेतों में काम करने वाले बच्चों को भड़का रही थी। मुनीम के इतना बोलते ही कुर्सी पर बैठा जमींदार गिरधारी लाल खड़ा हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर शाम होते ही जमींदार गिरधारी लाल अपने कुछ आदमियों के साथ सीधा गौतम के घर पहुंच गया। तभी जमींदार का मुनीम गौतम को आवाज लगाते हुए बोला, अरे गौतम, घर पर हो क्या? देखो तुमसे मिलने जमींदार साहब आए हैं। इतना सुनते ही गौतम घर से बाहर आया और जमींदार गिरधारी लाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। धन्य हो महाराज, जो आप हमारे घर पधारे। जमींदार जी बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गौतम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुनीम जी ने बताया कि तुम्हारी बेटी सोनम गांव के बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। जमींदार जी, भला मेरी बेटी को क्या मिलेगा गांव के बच्चों को भड़का कर? आप अपनी बेटी को बुलाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गौतम की बेटी सोनम बाहर आई। जमींदार गिरधारी लाल को वहाँ देख सोनम थोड़ी हैरान हो गई। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? हाँ मैं, और मैंने सुना है तुम गांव के बच्चों को क्यों भड़का रही थी? जमींदार जी, मैं किसी को नहीं भड़का रही थी। मैं तो बच्चों को ये बता रही थी कि इतनी छोटी सी उम्र में काम करने की बजाय पढ़ाई लिखाई करो और इस गांव का नाम रोशन करो। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सोनम, लेकिन इस गांव में स्कूल ही नहीं है और तो और दूर दूर तक भी कोई स्कूल नहीं है। बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे? तो फिर इस गांव में स्कूल खुलवा दीजिए, आप तो इतने पैसे वाले हैं। क्या तुम क्या कह रही हो? शहर जाकर पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत बड़ी समझने लगी हो क्या? जमींदार साहब, आपकी बातों से लगता है आप जानबूझकर गांव में स्कूल नहीं खोलना चाहते, जिससे बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो गांव के सभी बच्चों से अपने खेतों में मजदूरी करा सको। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिर आपकी जमींदारी धरी की धरी रह जाएगी। मेरा तो सपना है गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना, ताकि वो आगे चलकर गांव के लिए कुछ कर सके। देख रहे हो ना गौतम, अपनी बेटी को कैसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। जमींदार साहब, सोनम आपसे बदतमीजी नहीं कर रही, वो तो बस आपकी बातों का जवाब दे रही है। चलो मुनीम जी, आज के बाद गौतम की या उसके परिवार की कोई मदद नहीं की जाएगी। इतना कहकर जमींदार गिरधारी लाल अपने आदमियों को लेकर गुस्से में वहाँ से चला गया। वहीं रात में सोनम अपने माता पिता से बातचीत कर रही थी। माँ, बाबूजी, अगर आज के जमाने में भी इन बच्चों को पढ़ाया ना गया तो ये गांव पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। ना ही यहाँ पर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं और ना ही बच्चे, और आने वाली पीढ़ियाँ बस इस जमींदार की गुलामी ही करती रहेंगी। कल से मैं इन सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगी। फिर अगले दिन सोनम ने एक पेड़ के नीचे सभी बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया। पहले दिन ही सोनम ने सभी बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया और उन्हें
समझाने लगी। मैं आप सभी माता पिता से एक बात कहना चाहती हूँ। आप सबको काम करना है तो आप लोग कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए। अगर ये सब बच्चे पढ़ लिख गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अगर ये बच्चे ऐसे ही काम करते रहे तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर ये यही करते रहेंगे। ये सुनकर सभी बच्चों के माता पिता को बहुत खुशी हुई। बेटी, अगर तुम शहर से पढ़ाई करके नहीं आती तो हमारे अंदर ये समझ कभी नहीं आती। आज से हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं सभी गांव के बच्चों को इसी पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी और मैं किसी से भी फीस के पैसे नहीं लूंगी। मैं चाहती हूँ ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े और गांव का नाम रोशन करे। सोनम की बातें सुनकर उन बच्चों के माता पिता के अंदर भी आत्मविश्वास भर गया। उसके बाद सोनम गांव के बच्चों को हर रोज एक पेड़ के नीचे पढ़ाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ सोनम के पास आया और बोला, देख लड़की, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ बच्चे नहीं पढ़ा सकती। लेकिन जमींदार साहब, आपका ये डर देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको यही डर है ना कि बच्चे पढ़ लिख गए तो आपकी जमींदारी खत्म हो जाएगी? तो ठीक है, मैं कोई और जगह देखती हूँ जहाँ मैं बच्चों को आराम से पढ़ा सकूँ बिना किसी रोक टोक के। फिर अगले दिन से सही जगह न मिलने पर उन बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। खुद को बड़ी समझदार समझ रही थी, अब आई ना अकल ठिकाने। और अगर इन बच्चों को पढ़ने दिया तो कल को मुझे ही गांव से लात मारकर बाहर फेंक देंगे। जहाँ जमींदार गिरधारी लाल बहुत खुश हो रहा था, वहीं बेचारी सोनम उदास रंग बिरंगे फूलों के बगीचे में बैठी हुई थी। तभी सोनम ने जैसे ही एक फूल को हाथ लगाया तो अचानक से उस फूल से एक सुंदर सी परी निकलकर बाहर आई। कौन हो आप? मैं जमींदार की पत्नी हूँ। मैं भी अपने पति की तरह गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत थी। इसलिए ऊपर वाले ने मुझे एक फूल बनने का श्राप दे दिया और प्रायश्चित करने के लिए ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि जब कोई ऐसा इंसान तुम्हें छुएगा जो इस गांव का भला चाहता हो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी और उसके बाद तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम इन सभी फूलों को इकट्ठा करके एक स्कूल बनाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सोनम, पहले के लोग घास फूस से ही झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, तो तुम इन फूलों से स्कूल क्यों नहीं बना सकती? पहले तुम स्कूल बनाओ, फिर तुम मेरा चमत्कार देखना। सोनम पूरा दिन उन फूलों को इकट्ठा कर उसका एक बहुत सुंदर स्कूल बनाने लगी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद एक सुंदर सा स्कूल रंग बिरंगे फूलों से बनकर तैयार हो गया। फिर अगले दिन से सोनम उन बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। उस स्कूल को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। जब ये बात जमींदार गिरधारी लाल को पता चली तो वो बौखला गया। मुनीम जी, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। इसने कैसे फूलों का स्कूल बना लिया? तुम मेरे साथ चलो और 1 घंटे में पूरा स्कूल गिरा दो। जमींदार और मुनीम जैसे ही अपने आदमियों को लेकर स्कूल गिराने पहुँचे, तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ तुम सभी। मैं इस गांव के जमींदार की पत्नी थी और मैं भी गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मेरे मरने पर ऊपर वाले ने मुझे मुक्ति नहीं दी। मेरे कर्मों की सजा मुझे मरने के बाद भुगतनी पड़ रही थी, लेकिन अब मैं परी बन चुकी हूँ। अब ऊपर वाले ने मुझे पश्चाताप का एक मौका दिया है। अब मैं सभी गांव वालों की मदद करूँगी जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। अब अगर कोई भी इस स्कूल को गिराने के मकसद से जैसे ही स्कूल को हाथ लगाएगा तो उसे जोरों का करंट लगेगा और वो बच नहीं पाएगा। इसलिए सभी स्कूल से दूर ही रहना, इसी में तुम सबकी भलाई है। ये सुनते ही मुनीम अपने साथ लाए हुए आदमियों को लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जमींदार बोला, अरे नहीं, हमें माफ कर दो। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझे भी तो कल मरना है। जमींदार की माफी मांगते ही परी को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर अब गांव के सारे बच्चे फूलों के स्कूल में पढ़ने लगे। उस दिन के बाद से जमींदार गिरधारी लाल ने कभी सोनम को परेशान नहीं किया और सोनम हंसी खुशी बच्चों को परी के जादुई फूलों के स्कूल में पढ़ाने लगी।
हर बुरा रास्ता किसी अच्छे मोड़ का इंतजार करता है। बस कदम बढ़ाओ बेझिझक, मंजिल खुद ब खुद अपने घर के आंगन में बैठकर फूलों के लहंगे सिल रही थी। तभी अरे महक बेटा, तू अकेले इतने सारे फूलों के लहंगे एक दिन में कैसे सिलेगी? बेटा तेरा एग्जाम भी आने वाला है और 2 दिन बाद ही सारांशी की बेटी की शादी भी है। तो जाकर पढ़ाई कर ले, ये लहंगे मैं सिल लेती हूँ। अरे माँ, आपको डॉक्टर जी ने आराम करने के लिए कहा है ना, इसलिए आप चुपचाप से जाकर आराम कीजिए। मैं हूँ ना, मैं सारा काम चुटकियों में कर लूँगी। जैसे परी अपनी जादुई छड़ी घुमाकर सब कुछ कर लेती है, वैसे ही मैं भी कर लूँगी। और देखना, हर बार की तरह इस बार भी मैं ही एग्जाम में फर्स्ट आऊँगी। जानती हूँ बेटा, तू बहुत ही मेहनती और बहादुर है। इतनी छोटी सी उम्र में ही तूने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा रखी है। और एक हम लोग हैं जो तेरे खेलने कूदने की उम्र में तुझसे घर का सारा काम करवाते हैं। माँ, आप लोगों की सेवा करना तो मेरा फर्ज है और आपको पता है मेरी सबसे बड़ी खुशी आपको और बाबा को खुश देखकर मिलती है। बस मैं जल्दी से पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ, फिर बड़े से हॉस्पिटल में मैं बाबा के पैरों का इलाज करवाऊंगी और आपको रानी बनाकर ठाठ से अपने घर में रखूंगी। बेटी, आखिर तो कब तक हम दोनों बीमार का बोझ ढोते रहेगी? तेरी भी तो शादी की उम्र हो गई है, कल तू भी पूरे 18 वर्ष की हो जाएगी और फिर जल्दी ही तेरा राजकुमार आएगा और तुझे हम लोगों से दूर ले जाएगा। माँ, अगर ऊपर वाला भी आ जाए तो वो मुझे आपसे जुदा नहीं कर सकता। और रही बात शादी की, तो मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी है, मैं तो समाज सेवा करना चाहती हूँ। अच्छा, अब आप जाकर दवाई खा लीजिए और आराम कीजिए, तब तक मैं कपड़े सिल लेती हूँ। महक के बार बार कहने पर उसकी माँ दवाई खाकर सोने चली जाती है और यहाँ महक पूरी रात जागकर सारांशी के फूलों के लहंगे सिलने लगती है। अरे, सुबह के 5 बज गए हैं, चलो कपड़े भी सिल गए हैं, अभी माँ सो रही हैं, तब तक तालाब से पानी भरकर ले आती हूँ। वापस आकर फिर सिलाई का काम भी करूँगी। महक मटका लेकर तालाब पर पानी भरने के लिए चली जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर अचानक से भारी भारी सा क्यों लग रहा है? लगता है पूरी रात जागने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तभी महक देखती है नदी पर अकेली लड़कियों को देखकर कुछ बदमाश लड़के उन्हें छेड़ रहे हैं। ये देखकर महक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर। और फिर अचानक से महक एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। वैसे ही वो सारे बदमाश लड़के हवा में उड़ने लगते हैं। तुम कौन हो? हमें माफ कर दो, हम आज के बाद किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे, माफ कर दो हमें। वो सारे लड़के परी से काफी मिन्नतें करते हैं, जिसके बाद परी उन्हें माफ कर देती है और सारे लड़के उल्टे पैर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे, ये लड़के अचानक से मुझे देखकर डरकर भाग क्यों रहे हैं? तभी वो लड़कियाँ उसके पास आती हैं और उससे कहती हैं, आज तक मैंने आपके बारे में सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था, आज सच में आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। आपने हमारी लाज बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। इतना बोलकर वो लड़कियाँ वहाँ से चली जाती हैं। अरे, ये लड़कियाँ मुझे परी क्यों कह रही थी और मैंने कब इनकी लाज बचाई? खैर, उसके बाद महक पानी भरकर घर वापस आ जाती है। अरे, दिन निकल आया, अभी तक तो कपड़े भी तैयार नहीं हुए और घर का भी सारा काम पड़ा है, कॉलेज भी जाना है। इतनी जल्दी इतना सारा काम मैं कैसे करूँगी? तभी एक बार फिर से महक का सर घूमता है और वो परी में बदल जाती है और अपनी जादुई छड़ी घुमाते ही उसके घर का सारा काम अपने आप हो जाता है। फूलों के लहंगे भी सारे अपने आप सिल जाते हैं और तो और सारा खाना भी अपने आप बन जाता है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे कर लिया? तभी बाहर से सारांशी काकी की आवाज आती है। अरे गंगा, अरे फूलों के लहंगे तो तैयार हो गए हैं ना? अरे, शादी का घर है, 50 काम होता है, इसीलिए सोचा सबसे पहले लहंगे ही ले आऊं। लाओ दो, कहाँ है मेरे लहंगे? काकी, इतनी सुबह सुबह हमें लगा आप शाम को आएंगी, इसलिए मैं
अरे बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतने सुंदर सुंदर फूलों के लहंगे बनाए हैं। मेरी बेटी तो ये सब देखकर खुशी से नाच उठेगी। अच्छा सुन, मेरी बेटी कंचन ने तुझे भी शादी में बुलाया है। तू कोई ढंग के कपड़े पहनकर आ जाना। इसी बहाने हो सकता है तुझे भी वहाँ कोई पसंद कर ले। वैसे कब तक अपने बीमार माँ बाप पर बोझ बनकर पड़ी रहेगी। इतना बोलकर सारांशी अपने कपड़े लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन महक ये सब देखकर हैरान रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो सुबह सुबह वो लड़की मुझे परी कह रही थी और वो लड़के भी मुझसे डरकर भाग गए और फिर घर का सारा काम अपने आप हो गया और अब ये सारे अधूरे सिले हुए कपड़े अपने आप इतने सुंदर डिजाइनर फूलों के लहंगे में बदल गए। महक का फिर से सर घूमने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा शरीर इतना भारी भारी सा क्यों लग रहा है? थोड़ी ही देर के बाद महक का शरीर फिर से चमक उठता है और वो एक सुंदर सी परी में बदल जाती है और वो अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। छड़ी घुमाते ही उसके माता पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उसके पिता का पैर एकदम ठीक हो जाता है। उसके बाद महक अपने आप को शीशे में देखती है तो वो हैरान रह जाती है। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। मैं एक परी नहीं, मैं तो एक गरीब दर्जी की बेटी हूँ। ये सच नहीं है। माँ, ये सब क्या है? कौन हूँ मैं? माँ, सच बताओ, कौन हूँ मैं? नहीं मेरी बच्ची, ये नहीं हो सकता। तू तो मेरी बेटी है। तू परी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। तू मेरा खून है। तू मेरी बेटी है। तभी महक के पिता वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो गंगा, उस दिन हॉस्पिटल में तुमने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर साहिबा, मेरी पत्नी ठीक तो है? हाँ, अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहिबा। 10 साल बाद हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। अगर मेरी पत्नी को होश आया और उसे सच का पता चला तो वो जीते जी मर जाएगी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ एक नर्स एक बच्चे को गोद में लेकर आती है। डॉक्टर, कोई इस बच्चे को हॉस्पिटल की सीढ़ी के पास फेंक कर चला गया और उस बच्ची को हमने अपना नाम दे दिया और इस राज को मैंने उसी दिन अपने सीने में दफन कर लिया। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि तू मेरी बेटी नहीं है। तभी वहाँ पर रानी परी आ जाती है। जिया परी, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये तो नियति का खेल है। जब से तुम इनकी जिंदगी में आई, इनकी जिंदगी बदल गई। इनका कार से एक्सीडेंट हो गया और इनका दोनों पैर खराब हो गया और गंगा सिलाई करके किसी तरीके से अपना गुजारा करने लगी ताकि तुम मजबूत बन सको। तुम हमारी बेटी जिया परी हो। तुम्हारी कुंडली में एक दोष था जिसकी वजह से तुम्हें जन्म देते ही हमें पृथ्वी लोक पर छोड़ना पड़ा ताकि तुम्हारी कुंडली का दोष दूर हो सके। 18 वर्ष की तपस्या के बाद आज मैंने पहली बार अपनी बेटी को देखा है। अपनी माँ को गले से लगा ले बेटी। महक की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसका दिल 2 हिस्सों में बट गया था। एक तरफ रानी परी का प्यार ममता जो उसे अपनी बेटी के रूप में पुकार रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ गंगा जिन्होंने उसे हर मुश्किल में प्यार और बलिदान से पाला था। रानी माँ, आपने मुझे जन्म दिया, ये बात सच है, लेकिन मेरी असली माँ गंगा माँ है जिन्होंने मुझे अपनी गोद में पाला, जिन्होंने अपनी बीमारी और तकलीफों को भूलकर मेरे लिए दिन रात मेहनत की। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी का हर दर्द मुझसे छुपाया ताकि मैं हंस सकूं। ये सुनकर रानी परी की आंखें नम हो जाती हैं। वो महक के सर पर प्यार से हाथ फेरती है और कहती है, बेटी, तुम्हारी ये भावना ही तुम्हें सच्ची जिया परी बनाती है। तुम्हारा दिल इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ अपने माता पिता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्यार है। मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक पर इसीलिए भेजा था ताकि तुम इंसानी दुख और सुख को समझ सको और आज तुमने साबित कर दिया कि तुमने न सिर्फ अपने दोष को मिटाया बल्कि प्रेम और कर्तव्य का असली मतलब भी सीख लिया। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई छड़ी को हवा में घुमाती है और एक सुनहरी रोशनी के साथ महक का घर एक खूबसूरत से बंगले में बदल जाता है और उसका फूलों का आंगन एक खूबसूरत से बगीचे में बदल जाता है।
महक बेटी, तुम एक सच्ची परी हो, लेकिन तुम्हारा असली जादू तुम्हारे दिल में है। मैं तुम्हें वापस परीलोक ले जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम यहीं रहना चाहती हो तो मैं तुम्हें ये शक्ति देती हूँ कि तुम हमेशा अपने जादू से दूसरों की मदद कर सकोगी। रानी माँ, मैं आपके इस आशीर्वाद के लिए हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। लेकिन रानी माँ, मेरा घर यही है, मेरे माँ बाबा के पास, इस गांव में जहाँ मैं दूसरों की मदद कर सकती हूँ। मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करूँगी जो मेरी तरह ही मुश्किल में हैं। ये सुनकर रानी परी मुस्कुराई और बोली, ऐसा ही होगा मेरी बच्ची, तुम अब पृथ्वी लोक की सच्ची परी हो। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े बस अपनी छड़ी को हवा में घुमाना। इतना बोलकर रानी परी वहाँ से गायब हो जाती है। फिर महक अपनी माँ और बाबा को गले से लगा लेती है और तीनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। और फिर महक परी अपने गरीब माँ बाप के साथ पृथ्वी लोक पर हंसी खुशी हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किशनगंज गांव में एक कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें आपको फूलों से विभिन्न प्रकार की चीजों को बनाना है। खाने की या पेंटिंग, कुछ भी। आपको फूलों से क्रिएटिविटी दिखानी है, जिसका इनाम ये होगा कि उसे दाल, चावल, आटा इत्यादि राशन मिलेगा। साथ ही 5 लाख रुपए का कैश भी प्राप्त होगा। तो ये कंपटीशन इसी जगह आज से 7 दिन बाद होगा। तो जब तक आप इसकी तैयारी कर लीजिए। गांव के लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और यही अनाउंसमेंट 5 से 15 साल की 5 लड़कियों ने भी सुनी थी, जो कि एक गरीब माँ की बेटी थी। अरे वाह दीदी, मुझे दादा तो समझ में नहीं आया, पर इतना पता है कि बहुत थाली पैसे मिलेंगे। हमें के बारे में माँ तो बताना चाहिए। हाँ श्रेया दीदी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मैं क्या बोलूं, हम जैसे गरीब लोगों के लिए शायद ये कंपटीशन नहीं है और हमारे कपड़े भी इतने फटे पुराने हैं कि हमें इस कंपटीशन में जाने भी नहीं दिया जाएगा। नहीं दीदी, मुझे लगता है कि पिंकी ने बिल्कुल ठीक बोला है। हम यहाँ जाएंगे, फूलों से कुछ तो बनाएंगे और अगर हम ये कंपटीशन जीत गए तो हमारे घर की गरीबी खत्म हो जाएगी और पैसे भी बहुत मिलेंगे। हाँ दीदी, चलिए ना, हम सभी माँ से बात करते हैं। ठीक है, अब घर तो चलो। फिर 5 बेटियाँ घर जाती हैं, जहाँ उनकी माँ कपड़े सी रही थी। आ गई तुम 5 बाहर से। क्या किया वैसे आज तुमने बाहर? वो माँ, आपने हमें जो पैसे दिए थे उनसे चीज खाई। फिर वहीं पर एक अंकल कंपटीशन की बात कर रहे थे। अच्छा, कैसा कंपटीशन? 1 मिनट, आज तो मैं अपने फूलों के गमले में पानी डालना ही भूल गई, कहीं मुरझा न जाए। रुको, अभी सुनती हूँ मैं तुम्हारी बात। फिर अनुपमा सिलाई मशीन से उठकर आंगन में ढेर सारे फूलों पर पानी डालती है। हाँ, अब ठीक लग रहा है ये। माँ, आप अपने बच्चों से ज्यादा इन फूलों से प्यार करती हो शायद। शायद नहीं दीदी, हाँ, माँ फूलों में पानी डालेंगी या कपड़े धुलेंगी। माँ, आप तो हमारी परवाह है भी नहीं। अरे मेरी पिंकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम 5 से बहुत प्यार करती हूँ, पर फूलों को भी मैं बहुत चाहती हूँ। तुम तो जानती हो ना मुझे प्रकृति और फूलों से कितना प्यार है। हाँ तो बताओ, तुम किस कंपटीशन के बारे में कह रही थी? माँ, हमारे गांव में कंपटीशन हो रहा है, जहाँ हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और राशन भी मिलेगा। वहाँ फूलों से कुछ बनाना है, तो हम उस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं। पर माँ, हमारे कपड़े आप देख रही हो ना, फटे पुराने हैं, तो आप हमारे लिए नए कपड़े सिल दोगी क्या? ओहो, ऐसे कंपटीशन में तुम बच्चों का क्या काम है? ना तो तुम कुछ कर पाओगी और बेटा ये सब फालतू की चोचलेबाजी है। अरे हाँ अनुपमा बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बच्चों, तुम क्या करोगे? वहाँ पर सिर्फ बड़े लोग होंगे। अरे माँ जी, आप बिस्तर से उठकर क्यों आई हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार भी है। अरे तो क्या हुआ, बिस्तर में ही थोड़ी पड़ी रह सकती हूँ। आजा पिंकी बेटा, मेरे पास आ, दादी के साथ खेल ले। ठीक है दादी। पर दीदी, हमें इस कंपटीशन में जाना है, हम उन पैसों से बहुत कुछ कर सकते हैं ना दीदी। आप कोई जवाब दीजिए प्लीज, ऐसे मना मत कीजिए। बेटा, दादी और मैंने मना कर दिया ना, तो बस अब जाओ, जाकर खाना खा लो या फिर पढ़ाई कर लो।
पांचों बेटियां उदास हो जाती हैं। अनुपमा फिर से सिलाई का काम करने लगती है। दरअसल उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। पति के स्वर्ग सिधारने के बाद अनुपमा अकेली सिलाई का काम करके अपने घर का खर्चा चला रही थी। साथ ही उसने आंगन में बहुत सारे फूल उगाए थे, जिन्हें बेचकर उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे। रात को अनुपमा रूखी सूखी अपनी बेटियों और सास को खिलाकर सुला देती है। अगले दिन पांचों बेटियां फिर से उस कंपटीशन की बात अनुपमा से करती हैं और अनुपमा फिर से अपनी बेटियों की बात को टाल देती है। माँ, आप हमारी बात सुनती क्यों नहीं हो? दीदी ने कितनी बार आपसे बात करने की कोशिश की है। आपको हमारी बात सुननी ही होगी। आखिर हर्ज ही क्या है? अगर हम उस कंपटीशन में चले जाएं, तो एक तरह से अच्छा ही है ना? जब मैं मना कर रही हूँ फिर भी तो तुम सब मेरी बात नहीं सुन रही हो। बस करो माँ, हर टाइम हमें बोलती रहती हो, ऐसे मत करो वैसे मत करो। आप हमें खिलौने भी नहीं देती हो, हमारे पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, खाना भी हम ठीक से नहीं खा पाते हैं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? स्कूल की फीस ना भरनी पड़े इसलिए आपने हमारे स्कूल से छुट्टी भी करा दी है। कब तक माँ, कब तक आप ऐसे ही करती रहोगी? हाँ माँ, बस आप अपने मन का ही करती हो, हमें ठीक से कुछ खाने पीने भी नहीं देती हो। आपने हमें पैदा ही क्यों किया फिर? और बस सिलाई करती रहती हो और अपने फूलों पर ध्यान देती हो। हम पांचों बहनें भी तो आपको फिक्र ही नहीं है। ये सुनकर अनुपमा आंगन में चली जाती है और वहाँ बैठकर अपनी बेटियों की बात को सोच सोच कर रोने लगती है। वहीं उसकी पांचों बेटियां भी गुस्से में बाहर खेलने चली जाती हैं। कैसी माँ हूँ मैं, अपनी पांचों बेटियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज मेरी बेटियों ने मुझे इतना कुछ कह दिया। रो मत बहू, अपने बच्चों की बातों को इतना दिल से मत लगा। अरे वो तो छोटे हैं, पर तू तो समझदार है ना। जब वो बड़े हो जाएंगे तो समझ जाएंगे कि तूने उनके लिए कितनी मेहनत की है। अरे हाँ माँ जी, शाम को बनाने के लिए माँ जी सब्जी नहीं है, मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। ऐसा कहकर अनुपमा बाजार जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि एक अमीर घर की लड़की उसकी पांचों बेटियों को परेशान कर रही थी। गरीब गरीब कहकर अनुपमा वहाँ जाने ही वाली होती है, पर वापस उल्टे पाँव घर आ जाती है। मेरी बेटियों के कपड़े नहीं है, उनके लिए कोई कपड़ा देखती हूँ और नई ड्रेस बनाती हूँ। ऐसा कहकर वो बक्से में कपड़ों को ढूंढती है, लेकिन सिवाय उसकी सफेद साड़ियों के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर पांचों बेटियां घर आ जाती हैं। शीतल के हाथ पर चोट देखकर अनुपमा पूछती है तो शीतल झूठ बोल देती है। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर अनुपमा अपनी सफेद साड़ियों को देखती है। मैं अपनी सफेद साड़ियों से तो बच्चों के कपड़े नहीं बना सकती। अरे हाँ, अपने आंगन के फूलों से इनके कपड़ों को सजा सकती हूँ। अनुपमा ऐसे करने की सोचती है, पर उसके आंगन में फूल नहीं होते, तो वो और फूल उगाती है। 3 दिन बाद वो अपनी सफेद साड़ी से पांचों बेटियों के लिए लहंगे बनाती है, जिन्हें वो अपने आंगन के फूलों से सजा देती है। वो पांचों बेटियों के लिए लहंगे बनाती है, जो कि पांचों बेटियों को काफी पसंद आते हैं। और अगले दिन वो सभी फूलों के कंपटीशन में फूलों के लहंगे को पहनकर पहुंच जाती है। जहां वो कंपटीशन खत्म हो चुका था, ओनर नीलेश कंपटीशन के पार्टिसिपेंट के अलग अलग बने फूलों की चीजों को देख रहे थे। तभी उसकी नजर पांचों बेटियों पर जाती है, जिन्होंने फूलों से बने लहंगे पहने थे। अरे तुम्हारी फूलों की कलाकारी तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लग रही है। तो ठीक है, इस कंपटीशन की विजेता ये पांचों छोटी छोटी बच्चियां हैं। मुझे इनके कपड़े बहुत अच्छे लगे, तो ये सरप्राइज तुम पांचों बच्चों का है। अरे वाह, हम तो जीत गए, ये बल्ले बल्ले। बेटा, मुझे अपना घर बताओ, मैं तुम्हारे घर पर ये राशन और पैसे लेकर चलता हूँ। ठीक है अंकल। फिर ओनर सारा सामान और कैश प्राइज लेकर बच्चों को उनके घर छोड़ देता है। अरे बच्चों, ये सब क्या है, इतना सारा सामान? अरे माँ, आपको इस कंपटीशन के बारे में बताया था ना। अंकल, हमारी माँ ने ही हमारे लिए कपड़े बनाए हैं।
अच्छा, तो वो आप हैं। मुझे आपकी 5 बेटियों के फूलों के लहंगे बहुत पसंद आए। मुझे कब से ऐसी कला की तलाश थी। दरअसल मेरा काम बंद हो गया, लेकिन अब आपकी क्रिएटिविटी के सहारे मैं अपने काम को फिर से दौड़ा पाऊंगा। आप मेरा साथ देंगी, मेरे लिए ऐसे ही ऑर्डर बनाएंगी, मैं आपको इसकी अच्छी कीमत दूंगा। क्या सच में आपको मेरा काम पसंद आया? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर अनुपमा उन पैसों से अपने घर की स्थिति ठीक करती है और बच्चों की स्कूल की फीस भरती है और उन्हें खूब पढ़ाती लिखाती है और नीलेश के लिए काम करती है। उसके लिए फूलों के लहंगे बनाकर देती है। फिर नीलेश की मॉडल वो लहंगे पहनती है, जिससे अनुपमा फेमस होती है और नीलेश का काम भी चलने लग जाता है। अनुपमा को भी फूलों के लहंगे बनाने का काम मिल जाता है। धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो अपने घर की मरम्मत करवाकर हंसी खुशी। बहुत समय पहले की बात है। आदमपुर नाम के गांव में एक गरीब दर्जी माँ अपनी 5 बेटियों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहती थी। नंदिनी को सिलाई बहुत ही ज्यादा अच्छी आती थी, इसलिए गांव की औरतें लड़कियां अपने लहंगे, फ्रॉक, गाउन, साड़ी के ब्लाउज सब कुछ नंदिनी से ही सिलवाया करती थी। लेकिन गांव की औरतें नंदिनी को उसकी मेहनत के हिसाब से पैसे नहीं देती थी। काम तो एक से एक फैंसी करवाया करती थी, लेकिन पैसे बहुत ही कम देती। इतने ज्यादा कम कि कभी कभी तो नंदिनी और उसकी 5 बेटियों को भूखा ही सोना पड़ता था। नंदिनी आंटी, मेरा गाउन बनकर तैयार हो गया क्या? हाँ हाँ, तैयार है। वाह, बहुत अच्छा है। अब मुझे एक और लहंगा बनवाना है। आंटी, ये देखिए डिजाइन, बिल्कुल मुझे सेम टू सेम ऐसा ही लहंगा चाहिए। बना देंगी ना? मुझे ये लहंगा मेरी एंगेजमेंट पर पहनना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। तुमने आज तक मुझे जो भी डिजाइन दिखाकर सिलवाया है, मैंने तुम्हें वही डिजाइन बनाकर दिया है ना, और ये लहंगा भी बना दूंगी। लेकिन बेटा, ये लहंगा बहुत ही ज्यादा फैंसी है। इस लहंगे को बनाने में तो बहुत समय लग जाएगा। कम से कम 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे। बेटा, थोड़ा पैसों का ध्यान रखना। अभी तक तुमने जो पैसे दिए वो बहुत कम पैसे दिए थे। रुचिका अपना गाउन ले जाती है और लहंगे का डिजाइन बताकर चली जाती है। नंदिनी 4-5 दिन लगातार रात दिन मेहनत करती है और बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा बनाकर तैयार कर देती है, जिसे देखकर नंदिनी की 5 बेटियां अपनी माँ से कहती हैं, मम्मी, ये लहंगा कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। काश हम भी ऐसा लहंगा पहन पाते। हमारी माँ दर्जी है, लेकिन हम कपड़े कैसे पहनते हैं? दूसरों के कपड़ों के बचे हुए कतरनों को जोड़ जोड़ कर मम्मी कपड़े बना देती हैं और हम उन्हें पहन लेते हैं। मम्मी, क्या आप हमारे लिए ऐसा लहंगा नहीं बना सकती? मम्मी, मुझे ये लहंगा पहनना है। ये लहंगा पहनकर मैं बिल्कुल प्रिंसेस लगूंगी। मम्मी, एक बार पहनने की परमिशन दे दीजिए ना। मैं ये लहंगा पहनना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज मना मत करना। मैं गरीब दर्जी माँ हूँ, अपनी बेटियों की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती। मैं कैसी माँ हूँ? मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम जानते तो हो, रात दिन मेहनत करती हूँ, तब जाकर चंद रुपया मिलता है और उसमें तुम्हें 2 समय का खाना खिलाना, पढ़ाना, तुम्हारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करना मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों को सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर पहनाऊं, लेकिन घर के हालात मुझे ऐसा करने नहीं देते। बिटिया, मैं तुम्हें ये लहंगा पहनने की परमिशन तो दे दो, लेकिन अगर ये गंदा हो गया तो बस इसी बात का डर है। मम्मी, मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, इसे गंदा नहीं करूँगी। बस थोड़ी देर के लिए पहनूंगी, उसके बाद उतार दूंगी। गंदा नहीं होगा। प्लीज मम्मी, एक बार पहनने की परमिशन दे दीजिए ना। नंदिनी अपनी बेटी को वो लहंगा पहनने के लिए दे देती है और जैसे ही महक वो लहंगा पहनती है तो वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है, बिल्कुल प्रिंसेस की तरह। सभी बहनें महक को देखकर बहुत खुश होती हैं और नंदिनी भी। देखिए मम्मी, मैंने कहा था ना, मैं ये लहंगा पहनकर बिल्कुल प्रिंसेस लगूंगी। लग रही हूँ ना प्रिंसेस? मुझे देखकर अब कोई नहीं कह सकता कि मैं गरीब दर्जी माँ की बेटी हूँ। माँ, ये फैब्रिक तो बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है, तभी तो ये लहंगा बनकर इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। रुचिका के तो मजे हैं।
महक वो लहंगा पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सच में कोई प्रिंसेस है। वो ये भूल जाती है कि वो एक गरीब लड़की है। उसे देखकर पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। नंदिनी भी बहुत खुश थी, लेकिन तभी रुचिका वहाँ आ जाती है और वो अपना लहंगा महक को पहना दे गुस्से से तिलमिला जाती है और वो नंदिनी को बहुत ही ज्यादा खरी खोटी बातें सुनाती है। ओहो, तो यहाँ पर ये चल रहा है। तुम्हारी इतनी औकात तो नहीं कि तुम कपड़ा लेकर सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर अपनी गरीब बेटियों को पहना सको, इसलिए कस्टमर की ड्रेस अपनी बेटियों को पहनाती हो और उनके शौक पूरे करती हो। तुम्हारा यही काम है। अगर समय रहते मैं नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं किसी की उतरन पहन रही हूँ। तुम्हारी गरीब बेटी ने मेरे एंगेजमेंट का लहंगा पहना है। तुम्हें क्या लगता है कि अब मैं ऐसी गरीब लड़की की उतरन पहनूंगी, वो भी अपनी एंगेजमेंट पर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लहंगे को पहनने की? रुचिका, इस लहंगे को पहनने के बाद इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये अभी भी नया का नया ही है। मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए पहना था, इसलिए कि पहन के देखूं कि मेरे ऊपर कैसा लगेगा। प्लीज तुम गुस्सा मत करो और मेरी माँ को इस तरह से बातें मत सुनाओ। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही जिद करके पहना है और आज पहली दफा पहना है। आज से पहले किसी कस्टमर का कोई भी कपड़ा नहीं पहना। मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन अब मैं ये उतरन नहीं पहनने वाली। मुझे इसी फैब्रिक का सेम मटेरियल का दूसरा लहंगा चाहिए। आई बात समझ में? 4 दिन बाद मेरी एंगेजमेंट है। मुझे नहीं पता कहाँ से लेकर आओगी, लेकिन मुझे ये उतरन बिल्कुल भी नहीं पहननी। 4 दिन का टाइम है तुम्हारे पास। अगर मुझे ऐसा लहंगा नहीं मिला तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूरे परिवार के साथ क्या कर सकती हूँ। आई बात समझ में? रुचिका नंदिनी और उसकी 5 बेटियों को खरी खोटी बातें और धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। घर में जो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अब सबके चेहरे पर उदासी आ जाती है। नंदिनी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो ये फैब्रिक कैसे खरीदेगी। इतना महंगा मटेरियल जो इसके ऊपर लगा है वो कहाँ से खरीदेगी। माँ, ये सब कुछ जो हुआ है ना, महक की बच्ची की वजह से हुआ है। हम सब इस मुसीबत में आज फंसे हैं, वो महक की बच्ची की वजह से आए हैं। बड़ा शौक था ना प्रिंसेस बनने का, अब देख लिया ना, बन गई प्रिंसेस। तुझे पता भी है ये फैब्रिक कितना ज्यादा महंगा है, कहाँ से आएंगे इतने ज्यादा पैसे? हाँ, शनाया तो बिल्कुल ठीक ही तो कह रही है। ये सब कुछ महक की वजह से ही हुआ है। माँ, इस महक की वजह से घमंडी रुचिका हमें कितनी बातें सुना कर गई है, हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ा कर गई है। क्या जरूरत थी आपको इसे परमिशन देने की? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, और अगर मैंने ये लहंगा थोड़ी देर के लिए पहन भी लिया था तो इसका क्या बिगड़ गया? हम गरीब है ना, इसलिए बस। ये अमीर लोग गरीब को कुछ समझते ही नहीं, गंदी नाली का कीड़ा समझते हैं, बस इसलिए। और अगर हम गरीबों से इतनी ही दिक्कत और परेशानी है तो मेरी माँ से कपड़े क्यों सिलवाती है? महंगे बुटीक पर क्यों नहीं जाती? हजारों की सिलाई चंद रुपयों में करवाती है। अगर इतनी ही अमीर बनती है तो मेरी माँ के पास क्यों आती है? और तुम सब मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाओ, मैं पहले ही इतनी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। और शनाया पायल, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, अब बिल्कुल चुप हो जाओ। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी चीख चीख। शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। एक तो मैं पहले ही इतनी ज्यादा परेशान हूँ और ऊपर से तुम 5 बहनें कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस लहंगे का मटेरियल कपड़ा कैसे खरीदूंगी, कैसे बनाऊंगी 4 दिन में वैसा ही लहंगा। और अगर 4 दिन के अंदर लहंगा बनाकर नहीं दिया तो पता नहीं रुचिका हमारे साथ क्या करेगी, हमें गाँव में रहने लायक छोड़ेगी भी या नहीं। अगले दिन नंदिनी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसे लेकर वो मार्केट में जाती है ताकि वो रुचिका का लहंगा बनाने के लिए कपड़ा खरीद कर ला सके। नंदिनी जैसे ही मार्केट में सेम कपड़ा पूछती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। देखो बहन जी, सेम कपड़ा 2500 रुपए मीटर है और लहंगा बनाने में 5 मीटर कपड़ा लगेगा, तो कितने पैसे हुए? पूरे 12,500 रुपए। बोलिए, अगर 12,500 है तो बताओ, मैं ये कपड़ा तुम्हें काट कर दे दूं, वरना मेरा टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। 12,500 तो एक साथ कभी मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे। मुझे लगा 2-3 हजार का होगा, वो भी मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ये तो 12,500 रुपए का है। जब कपड़ा इतना महंगा है तो
तो मटेरियल कितना ज्यादा महंगा होगा। ये क्या हो गया, पहले ही इतनी ज्यादा परेशानियाँ थी, क्या ये मुसीबत आनी जरूरी थी। ओ हेलो मैडम, लेना है कपड़ा या नहीं? शायद नहीं लेना। तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे पहले ही पता लग रहा था कि तुम जैसी गरीब औरत इस कपड़े को नहीं खरीद पाएगी। मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। चल जा यहाँ से और जाकर फुटपाथ से कपड़ा खरीद। वैसे भी तेरी औकात तो वहाँ से खरीदने की भी नहीं है। दुकानदार की खरी खोटी बातें सुनकर नंदिनी को और भी ज्यादा दुख होता है। नंदिनी को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। सुबह से शाम हो जाती है और रात भी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन नंदिनी घर वापस नहीं आती। नंदिनी की 5 बेटियों को अपनी माँ की चिंता होने लगती है। तभी प्रीति अपनी 4 बहनों से कहती है, माँ को कितना ज्यादा समय हो गया, हमारी माँ अभी तक घर वापस नहीं आई। माँ किसी मुसीबत में तो नहीं? हमारी माँ ने बचपन से लेकर आज तक हमारे लिए कितनी मेहनत की, रात दिन जाग जाग कर सिलाई की, तब जाकर हमें 2 समय का खाना खिलाया, हमें पढ़ाया लिखाया, कितनी मेहनत की, और आज हमारी ही वजह से माँ इतनी बड़ी मुसीबत में आ गई। और हम कैसी बेटियाँ हैं जो अपनी माँ की परेशानी को दूर नहीं कर सकती, उनकी मदद नहीं कर सकती। दीदी आप रोइए मत, माँ को कुछ नहीं होगा, वो बस परेशान है, इसलिए अभी तक घर वापस नहीं आई। दीदी मुझे लगता है कि हम 5 बहनों को माँ को ढूंढने जाना चाहिए, आखिर माँ कहाँ रह गई। 5 बहनें अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती हैं और वो सभी जगह जगह अपनी माँ को ढूंढती हैं, लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिलती। 5 बहनें जंगल के रास्ते घर वापस आ रही थी कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आती है। 5 बहनें उस आवाज का पीछा करती हैं, तो वहाँ एक परी रो रही थी और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी। अरे ये तो परी है। परी जी आप क्यों रो रही हैं? और आप इस आग से बाहर क्यों नहीं निकल रही? आप तो खुद एक परी हैं, अपने जादुई पंख से उड़कर बाहर आ जाइए। नहीं निकल सकती, क्योंकि ये आग कोई मामूली आग नहीं है, काली चुड़ैल की बहुत ही ज्यादा खतरनाक आग है। इस आग से मैं तभी बाहर निकल सकती हूँ जब मेरे बगीचे से तुम जादुई फूल लेकर आ जाओगी। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे बगीचे से जादुई फूल लेकर आओगी? अगर जादुई फूल नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी। 5 बहनों से परी का दुख देखा नहीं गया और वो परी की मदद करने के लिए परी की बताई हुई जगह के लिए निकल जाती हैं और वहाँ से उसका जादुई फूल लेकर आ ही रही होती हैं कि तभी सामने उन्हें बहुत सारी धन दौलत नजर आती है, जिसे देखकर शनाया कहती है, परी के बगीचे में इतनी सारी धन दौलत है, इसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। इससे हमारी गरीब दर्जी माँ की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अगर तुम ये धन दौलत लेकर जाओगी तो तुम मुझे नहीं लेकर जा सकती। अब तुम्हारी हाथ में है कि तुम धन दौलत लेकर जाना चाहती हो या फिर परी की मदद करना चाहती हो। नहीं शनाया, हमारी गरीब दर्जी माँ इस परेशानी से भी निकल जाएंगी, लेकिन हम किसी की जान के बदले ये धन दौलत ले जाएं नहीं। माँ ने हमें ये संस्कार नहीं दिए। इस तरह 5 बहनें सारी धन दौलत उस बगीचे में छोड़कर आ जाती हैं और वो जादुई फूल परी को दे देती हैं, जिसकी वजह से परी उस काली चुड़ैल के चक्र से आसानी से निकलकर बाहर आ जाती है और परी 5 बहनों को धन्यवाद कहती है और उस जादुई फूल को गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों को देते हुए उनसे कहती है, तुम्हारी गरीब दर्जी माँ ने तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी लालच नहीं है। अगर तुम उस धन दौलत का लालच कर लेती तो मेरी जान कभी नहीं बचती। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी माँ की मदद करना चाहती हूँ। ये जादुई फूल तुम अपनी माँ के पास ले जाओ। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी सिलाई जानती है। वो सिलाई मशीन के पास इस जादुई फूल को रखकर अपने मन के अंदर जो भी डिजाइन सोचेंगी वो बनकर तैयार हो जाएगा और तुम्हारा दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। परी की बातें सुनकर 5 बहनें खुश हो जाती हैं और वो सभी जादुई फूल लेकर अपने घर वापस आती हैं। तो नंदिनी घर पर ही थी। अपनी माँ को देखकर 5 बहनों की जान में जान आती है। तभी प्रीति अपनी माँ से कहती है,
मम्मी, ये जादुई फूल एक परी ने दिया है और वो कह रही थी कि इसे सिलाई मशीन के पास रखकर आप कोई भी डिजाइन सोचेंगी तो वही बनकर तैयार हो जाएगा। अब आप जल्दी से हम पांचों बहनों के लिए फूलों के लहंगे बनाइए। नंदिनी पहले तो अपनी बेटियों की बात समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही वो सिलाई मशीन पर परी का जादुई फूल रखती है और अपने मन में लहंगे के बारे में सोचती है, तो गरीब दर्जी माँ की पांचों बेटियों के लिए सुंदर सुंदर फूलों के लहंगे बनकर तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और वो सभी फूलों का लहंगा पहनकर बिल्कुल परी जैसी सुंदर लगती हैं। मम्मी, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल हमारे गांव में मेला लग रहा है। अब आप देखिए क्या जादू होने वाला है। महक, मेले से माँ की परेशानी कैसे दूर हो जाएगी? मेले में क्या हमें पैसे मिलने वाले हैं? माँ की परेशानी पैसों से दूर होगी, मेले से नहीं। अरे पागल, मेला देखने के लिए कितने दूर दूर से लोग आते हैं, लड़कियाँ औरतें सब आती हैं। और अगर हम ये फूलों के लहंगे को मेले में लेकर जाएंगे तो सबकी नजर इन्हीं के ऊपर जाएगी और वो सब इसे खरीदेंगे और जब खरीदेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। बस हो गई ना माँ की परेशानी दूर। नंदिनी अपनी बेटी की बात बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है और वो जादुई फूल की मदद से बहुत ही ज्यादा सुंदर सुंदर लहंगे, फ्रॉक और गाउन बनाकर तैयार करती है और अगले दिन मेले में लेकर जाती है। मेले में आई सभी लड़कियां, औरतें और बच्चियां फूलों की ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं। मम्मी, ये फूलों की ड्रेस कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे तो यही चाहिए। आंटी, ये फूलों का लहंगा कितने का है? ये मुझे चाहिए। इसी तरह एक के बाद एक नंदिनी के पास फूलों के गाउन और लहंगे के ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। नंदिनी जादुई फूल की मदद से तुरंत फूलों की ड्रेस बनाकर तैयार कर देती और कुछ ही समय में उसके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो रुचिका का फैब्रिक खरीदकर समय रहते उसका लहंगा बनाकर उसे दे देती है। पर अब तो रुचिका को भी फूलों का लहंगा ही चाहिए था। ठीक है, अगर तुम्हें भी फूलों का लहंगा चाहिए तो वो तुम्हारे लिए पूरे 1 लाख रुपए का है। अगर 1 लाख रुपए दे सकती हो तो मिल जाएगा। कोई ना, मम्मी तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगी। तुमने हमारी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया था ना। मेरी बहन ने जरा तुम्हारा लहंगा क्या पहन लिया। तुमने तो कितनी बातें सुना डाली। चलो, अगर हमें सुना भी लेती तो कोई बात नहीं थी, हम सहन भी कर लेते, लेकिन तुमने हमारी माँ को खरी खोटी बातें सुनाई। तुम्हें तो 1 लाख रुपए का ही मिलेगा फूलों का लहंगा। चाहिए तो बताओ, वरना रास्ता वो रहा। रुचिका को भी फूलों का लहंगा पहनना था, इसलिए वो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाती है। ये सब गरीब माँ की पांचों बेटियों ने रुचिका को सबक सिखाने के लिए किया था। नंदिनी जादुई फूल की मदद से रुचिका के लिए भी फूलों का लहंगा बना देती है और इस तरह सिर्फ गांव में ही नहीं, शहरों में भी फूलों की ड्रेस की चर्चा होने लगती है और नंदिनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ ही दिनों में एक गरीब दर्जी माँ के घर के हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं। कपड़े फटे हैं मगर इरादे साफ हैं। तेरी हंसी से नहीं, अपने कर्मों पर विश्वास है। मत समझ तू हमें कमजोर अपने पैसों से। हम भी वक्त आने पर किस्मत बदलने की बात है। जादूपुर गांव में 5 बहनें अपनी विधवा माँ मंजरी के साथ रहती थीं। मंजरी फूल बेचकर अपनी बेटियों का पालन पोषण करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन पांचों बहनें अपनी सहेली की शादी से वापस आ रही थीं, लेकिन उन्हें घर आने में थोड़ी देरी हो जाती है। रात के 12 बजने ही वाले थे। वहीं दूसरी तरफ घर पर मंजरी को अपनी बेटियों की बहुत चिंता हो रही थी कि अभी तक उसकी पांचों बेटियां घर वापस क्यों नहीं आईं। आज अमावस की रात है और पांचों बहनें घर से बाहर हैं। इतना ज्यादा समय हो गया, 12 बजने ही वाले हैं। आज ही तो उनका राज सामने आएगा। अगर किसी ने पांचों बहनों का असली चेहरा देख लिया तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मंजरी अपनी पांचों बेटियों के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ पांचों बहनें जंगल में फंस जाती हैं। एक तो रात का अंधेरा, ऊपर से जंगल और उस जंगल के अंदर डरावनी आवाजें, जंगली जानवरों के दहाड़ने की आवाजें, जिसे सुनकर पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं।
तभी सबसे छोटी बहन कहती है, दीदी, शीतल दीदी की विदाई के चक्कर में हम कहाँ पर फंस गए। इस जंगल में कितनी ज्यादा डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी समय हम किसी जानवर का शिकार हो जाएंगे। मुझे तो इस जंगल में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ बहन, बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें इतना समय नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन अब क्या करें। अब तो बस हमारी रक्षा ऊपर वाला ही कर सकता है। इस तरह पांचों बहनें जंगल में बहुत ज्यादा डर रही थी और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तो वो पांचों बहनें उसी जंगल में फूल बन जाती हैं। लाल, पीली, गुलाबी, नीली और बैंगनी। पांचों बहनें खुद को फूल में बदलता हुआ देख बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, लगता है कि हमारे फूल बनने के पीछे कोई ना कोई राज है। तभी तो आज माँ हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रही थी, लेकिन हम जिद करके घर से बाहर निकल कर आ गए और देखो हमारी जिद का क्या अंजाम हुआ। माँ हमारे लिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही होंगी। मैं इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बन नहीं पा रही। अगर इसी तरह फूल बने रहे तो कोई ना कोई हमें तोड़ कर ले जाएगा और पता नहीं उसके बाद हमारे साथ क्या होगा। सभी बहनें फूल बनकर बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी और वहीं दूसरी तरफ मंजरी अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए घर से बाहर जंगल में निकल जाती है। मंजरी को अपनी बेटियों को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन उसकी बेटियां उसे कहीं नहीं मिलती। तभी एक काली चुड़ैल पीछे से मंजरी के ऊपर हमला कर देती है। काली चुड़ैल को अपने सामने देखकर मंजरी बहुत डर जाती है और उससे कहती है, मुझे इसी बात का डर था कि जैसे ही मेरी बेटियों की शक्तियाँ मेरी बेटियों के पास आएंगी और वो फूल बन जाएंगी, वैसे ही तुझ जैसी काली चुड़ैल को पता चल जाएगा कि मेरी बेटियाँ जादुई फूल परी बन चुकी हैं। लेकिन अफसोस कि तेरी ये तड़प, तेरी ये बेचैनी ऐसे ही रहेगी, क्योंकि मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मेरी बेटियाँ कहाँ हैं। तुझ जैसी काली चुड़ैल को रोकने के लिए और अपनी बेटियों को बचाने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं बताऊंगी, कभी भी नहीं। अरे मंजरी, इतनी बेवकूफ क्यों बनती हो? वो तुम्हारी अपनी सगी बेटियाँ कहाँ हैं? वो तो तुम्हारी मालकिन रानी फूल परी की बेटियाँ हैं। फिर तुम अपनी मालकिन की बेटियों के लिए अपनी जान क्यों देना चाहती हो? देखो, मैं किसी के ऊपर रहम नहीं खाती, तुम्हें भी मार दूंगी। और रही जादुई फूल बनने वाली पांचों परी बहनों की बात, तो एक न एक दिन उनकी सुगंध मुझे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेगी और उस समय मुझे पता चल जाएगा कि पांचों फूल परी बहनें कहाँ पर हैं और उसके बाद मैं उन्हें मार कर खा जाऊंगी। फिलहाल तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं बताना ना, मत बताओ। मंजरी काली चुड़ैल से बचने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मंजरी शक्तिशाली काली चुड़ैल का सामना नहीं कर पाती और वो चुड़ैल बेचारी मंजरी के ऊपर खतरनाक तलवार से वार करके चली जाती है। काली चुड़ैल को लगता है कि मंजरी मर चुकी है, लेकिन उसकी अभी भी सांसें चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ पांचों परी बहनों को पता चल जाता है कि फूल से इंसान कैसे बनना है, क्योंकि उनकी जादुई शक्तियाँ उनके अंदर आ चुकी थी और वो सभी परी बहनें फूल से इंसान बनकर अपने घर वापस आने लगती हैं कि तभी रास्ते में उन्हें जख्मी हालत में अपनी माँ मिलती है, जिसे देखकर पांचों बहनें बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं। माँ, ये आपको क्या हो गया? आपकी हालत ये किसने की? हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जान से मार देंगे। दीदी, अब तो हम जादुई फूल बनने वाली परी बहनें हैं, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। देखो ना माँ, कैसे हम इंसान से फूल बन गई, फिर फूल से इंसान बन गई। दीदी, अपनी जादुई शक्तियों से माँ को हम ठीक कर देंगे। दीदी, कुछ करो ना, माँ इस तरह से अकेला छोड़कर हमें नहीं जा सकती। हम माँ के बिना कैसे रहेंगे? माँ, क्या आपको पता था कि हम फूल परी बहनें हैं? दीदी, देखो ना, माँ को कितनी ज्यादा चोट लगी है, कितना खून निकल रहा है। माँ, कुछ बोलो ना, कुछ क्यों नहीं बोल रही माँ? माँ, कुछ बोलो ना, प्लीज। बेटा, मेरी प्यारी बेटियों
बेटियों, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ना ही कोई जादुई शक्तियाँ, ना ही कोई डॉक्टर और ना ही कोई वैद्य। अब मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन मेरी प्यारी बेटियों, तुम काली चुड़ैल के हाथ कभी मत आना। अगर वो तुम्हें अपने साथ ले गई तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरी बेटियों, अपने फूल बनने का राज किसी के सामने मत आने देना और ना ही कभी किसी के सामने आना। अब तुम सब एक ही बगीचे में फूल बनकर रहना, सभी फूलों के बीच में, और कभी किसी के हाथ मत आना। बेटा, तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपनी जान का बलिदान दिया है। अपनी माँ के इस बलिदान को नष्ट मत होने देना। मंजरी इतना ही कह पाती है और उसकी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अपनी माँ को इस तरह से दुनिया से जाता हुआ देख पांचों बहनें फूट फूट कर बहुत ही ज्यादा रोती हैं और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक घने जंगल में, जो बहुत ही ज्यादा सुंदर बगीचा था, वहाँ जाकर फूल बन जाती हैं और वो अपनी आजादी वाली जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए फूल में खुद को कैद कर लेती हैं। और उस बगीचे में जो भी फूल लेने आता तो वो पांचों फूल परी बहनें किसी के हाथ नहीं आती, और जब बगीचे में कोई नहीं होता तो उस समय पांचों फूल परी बहनें खुले में सांस लेने के लिए फूल परी से इंसान बन जाती और एक साथ खेला करती, मौज मस्ती किया करती थी। लेकिन एक दिन अचानक बगीचे की मालकिन आ जाती है और वो पांचों लड़कियों को अपने बगीचे में देखकर कहती है, आहा, मेरे बगीचे में 5 लड़कियाँ, वो भी मेरी बिना इजाजत के। लड़कियों, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जरूर तुम मेरे बगीचे से मेरे सुंदर सुंदर फूल तोड़ने आई हो, और वो भी फ्री में। तुम जैसे गरीबों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, फूल तोड़कर उन्हें बेचोगी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी बास्केट यहाँ भूल गई थी और उसे यहाँ लेने आ गई। अब तुम पांचों बहनों को मैं जेल में डलवा दूंगी, अपने बगीचे में बिना मेरी अनुमति के आने के जुर्म में। अरे नहीं आंटी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हम आपके फूल तोड़ने नहीं आए, हम पांचों बहनें बस एक साथ खेलना चाहती थी। इतनी बड़ी जगह कहीं दिखाई नहीं दी तो बस हम इस बगीचे में खेलने आ गए। देखो, अगर हम चोर होते तो आपके बगीचे के फूल तोड़ते, तो क्या हमारे हाथ में फूल नहीं होते? आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, हम चोर नहीं है। गुलाबी फूल परी, इस मालकिन ने तो हमें इंसानी रूप में देख लिया। अब हमें यहाँ से बचकर जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। माँ से किया हुआ वादा टूट जाएगा। ऐसा करते हैं, हम पांचों परी बहनें अपने फूलों से ढेर सारी खुशबू फैलाते हैं, इतनी ज्यादा खुशबू कि वो बेहोश हो जाए, तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना आज तो गए। लाल फूल परी की बातें सभी बहनें मान जाती हैं और वो अपने अंदर से अपने फूलों की खुशबू बहुत ही ज्यादा उस बगीचे के अंदर फैला देती है, इतनी ज्यादा कि उस बगीचे की मालकिन बेहोश हो जाती है। और जैसे ही वो बेहोश होती है तो पांचों बहनें अपनी अपनी जगह जाकर फूल बन जाती हैं। लेकिन पांचों बहनें उस मालकिन को बेहोश करने के चक्कर में अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशबू बाहर निकालती हैं। वो खुशबू उड़ते हुए काली चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और उस खुशबू को सूंघकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। पांचों फूल परी बहनें किस बगीचे में फूल बनकर छिपी हुई हैं और अपनी जिंदगी व्यतीत कर रही हैं, आज मुझे आखिर पता चल ही गया। बेचारी। चलो मेरे साथियों, चलो उन पांचों परी बहनों को लेकर आना है और उसके बाद इस पृथ्वी पर आतंक भी तो मचाना है। किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि सारी पृथ्वीवासी मेरे गुलाम होंगे, मेरी गुलामी करेंगे और उन सबके ऊपर मैं राज करूंगी। और अब मेरा बचपन का सपना पूरा होने वाला है, उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। बेचारी पांचों जादुई फूल परी बहनें अब मेरी कैद में आने वाली हैं। इस तरह से काली चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और वो अपने कुछ साथियों को लेती है और जादुई पांचों फूल परी बहनों को लेने के लिए उस बगीचे में पहुंच जाती है।
काली चुड़ैल को देखते ही पांचों फूल परी बहनें दूसरे फूलों के पीछे छुप जाती हैं। चुड़ैल पांचों परी बहनों को ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो काली चुड़ैल को नहीं मिल पाती। दीदी, इस काली चुड़ैल ने तो हमें ढूंढ लिया, अब हम क्या करेंगे? माँ ने हमसे कहा था कि हमें इसके हाथ नहीं आना, कुछ भी हो जाए। अगर ये हमें अपने साथ ले गई तो क्या होगा दीदी? नहीं नहीं मेरी प्यारी बहनों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये हमें बहुत समय से ढूंढ रही है। बहुत सारे फूलों के बीच में ये हमें पहचान नहीं पा रही। इसका जादू काम नहीं कर रहा और हम इसके सामने आएंगे ही नहीं तो कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस हमें इस तरह से छुपकर यहीं पर बैठे रहना होगा। हम इस काली दुष्ट चुड़ैल के सामने नहीं जाएंगे। मैं चाहती तो बहुत हूँ उसके सामने जाना, क्योंकि अपनी माँ की मौत का बदला जो लेना है, लेकिन माँ से वादा किया है कि हम उसके सामने नहीं जाएंगे। बस इसीलिए नहीं जा रही। हमें यहाँ पर छुपकर बैठे रहना होगा। इस तरह से पांचों परी बहनें छुपकर बातें कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ काली चुड़ैल अपने साथियों के साथ बगीचे में पांचों जादुई फूल परी बहनों को ढूंढ रही थी। चुड़ैल सभी फूलों को तोड़ तोड़ कर एक तरफ फेंक देती है। गुस्से में सभी पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक देती है। पूरे बगीचे में आतंक मचा देती है, लेकिन फिर भी पांचों बहनें बाहर निकल कर नहीं आती। तभी काली चुड़ैल सोचती है कि पांचों बहनें इस तरह से तो उसके सामने आएंगी नहीं, तो उस बगीचे में जो लोग मौजूद थे वो उन्हें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और एक बूढ़ी औरत के मासूम मासूम बच्चों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। उनके चारों तरफ वो आग लगा देती है और वो मासूम बच्चे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अरे दुष्ट चुड़ैल, मेरे पोते पोती को छोड़ दो। उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो मासूम बच्चे हैं, उनके पास से आग बुझा दे, वो मर जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चों को छोड़ दे। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।